स्टूडेंट, आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां जो एक निबंध है और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी अपने इस पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं, जो शीर्षक है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां क्या है? ये हिमालय जो है एक पर्वत है, आपको भी पता है ना। और बेटियां हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे कि गंगा, यमुना, सतलज इत्यादि। तो गंगा, यमुना जो जितनी भी नदियां निकली हैं, ये उसकी बेटियां कहलाती हैं। तो अपने इस पाठ में उन्होंने बताया है कि यह नदियां हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी कि जब मैं दूर से इन नदियों को देखता था तो बड़ी शांत सभ्य दिखाई देती थी। एकदम कैसी? एक सभ्य, एक कुलीन महिला, एक सम्भ्रात महिला की बात। सम्भ्रात महिला यानी कि कुलीन महिला, सभ्य महिला। सभ्य महिला यानी कि जिसको देखकर हमारे मन में आदर उत्पन्न हो जाता है। और जब मैं उसकी धाराओं में डुबकी लगाता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं अपनी दादी, नानी, चाची, मामी के गोद में खेल रहा हूं। तो हालांकि नदियां स्त्रीलिंग है, तो उन्होंने कई नाम, नागार्जुन जी ने कई नाम दिए। उन्हें माता भी कहा, प्रेयसी भी कहा, बहन भी कहा, सखी भी कहा, इत्यादि कई नामों से उन्होंने पुकारा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब नदियां अपने उद्गम से निकलती हैं तो बहुत ही पतली धारा के रूप में रहती हैं, लेकिन जब आगे थोड़ी सी बढ़ती हैं तो उनका रूप बहुत ही चंचल हो जाता है ना। वो कहते हैं कि मैं एक कली, यानी छोटा सा जो बर्ड होता है, छोटी सी कली होती है, या छोटी सी लड़की, छोटी सी नन्ही सी बच्ची होती है, उसे देखकर इतना हतप्रभ नहीं होता, क्योंकि वो कली फूल बन के खिल जाती है, वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो जाती है। लेकिन इन नदियों को, इनके बाल अवस्था को देखकर मैं हतप्रभ जरूर होता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये निकलती है, उद्गम होता है, तो धारा एक पतली धारा के रूप में, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो उसमें हिमालय की टेढ़ी मेढ़ी चोटियों से गुजरती हैं, बहुत तीव्र धारा से होकर तीव्र धारा के रूप में बहती हैं। तो कभी ऊंचे मतलब पहाड़ों से नीचे की ओर जोर से गिरती हैं, कभी शांत हो जाती हैं और कभी तीव्र रूप से आगे बढ़ जाती हैं। इनका स्वरूप बदलता सा रहता है, और जब जैसे ही मैदानों में, समतल मैदानों में पहुंचती हैं, उनका रूप और भी विशाल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा का मैदान जो कि उत्तर भारत में है और बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो क्या कहते हैं कि जब वो आगे की ओर बढ़ती है ये नदियां, तो कई चीजें दिखाई देती हैं। हरे भरे पेड़ पौधों के जंगल, छोटे बड़े गुफाएं, बंद गुफाएं, घाटियां, घास फूस इत्यादि, इन सभी को वो पार करती हुई नदियां आगे की ओर बहती हैं। इसके अलावा जब उन्हें मौका मिल जाए तो बहुत अटखेलियां करती हैं, बहुत शरारत, यानी कि तेज आवाज करती हुई आगे को बढ़ती है। अब इन्होंने क्या बताया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नदियां ली जाती, लेकिन इन्हें पुल्लिंग माना गया है। पुल्लिंग माना गया है यानी कि ये नद के रूप में माना जाता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी इत्यादि सब नदियां और स्त्रीलिंग मानी जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु पुल्लिंग के रूप में माने जाते हैं। कहा जाता है कि कितना सौभाग्यशाली है वो पर्वत गिरिराज, कौन? हिमालय, जिन्होंने ऐसी बेटियों का श्रेय प्राप्त हुआ। यानी कि इतनी सारी नदियां जो उनकी बेटियों के रूप में है, उनका उद्गम होता है। और जैसे ही वो धीरे 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 बड़ी होती जाती है, आगे को बढ़ती जाती है, अपना विकराल रूप लेने लगती हैं, तो वो आगे जाकर किससे मिल जाती हैं? समुद्र से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? समुद्र से। तो कालेलकर जी या नागार्जुन ने इस नदियों को बेटियां, माता, बहनें तो माना ही है, पर गिरिराज हिमालय को क्या माना है? उन्होंने माना है कि ये नदियों के पिता है। क्या है? पिता है। ये नदियों के पिता हैं
और जो समुद्र है जहाँ पर जाकर गंगा, यमुना इत्यादि नदियां समुद्र में मिलती हैं, ये उनके पति हैं। यानी कि हिमालय ससुर और समुद्र दामाद, उनके पति के रूप में उन्होंने माना। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी कि कई बड़े बड़े कवियों ने अपने जो भी रचनाएं की हैं उसमें नदियों का संकलन बिल्कुल किया है, उसके बारे में बतलाया है और अपने कहानियों का उसे अंश भी माना है कि उनके बगैर उनकी कहानियां अधूरी हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता माना है। कालेलकर जी भी थे, एक लेखक थे और उन्होंने नदियों को लोक माता माना है। लोक माता यानी लोक की माता, लोगों की माता। क्यों माना है लोगों की माता? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे नदियां आगे की ओर बढ़ती हैं उनका रूप बहुत ही विशाल हो जाता है, वो चौड़ी हो जाती है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो किसान भाई लोग होते हैं अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इतनी उपजाऊ होती है कि इसमें कृषि कार्य संभव होता है और साथ साथ में हम जल के बगैर जो जीवित नहीं रह सकते, हमें जल की आपूर्ति भी इन नदियों के माध्यम से ही होता है। इसलिए एक कल्याणकारी माँ के रूप में एक बहुत ही कल्याणकारी बतलाया गया है, क्योंकि बिना नदी के, बिना जल के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है जल और अनाज, जल और अन्न दोनों ही पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और इन नदियों के माध्यम से, इन वनों के माध्यम से बारिशें भी होती हैं। इसके अलावा बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों में दिया है। एक दिन मेरी भी भावना ऐसी होगी, जो लिंग तिब्बत की बात है, जो थो लिंग ने अपनी रचना में कहा था, जो तिब्बती में लिखा गया था कि मन उजड़ गया था तबीयत ढीली थी। एक कवि थे तिब्बती और जब उनका मन उदास था तो कहाँ गए, सतलुज नदी के किनारे, और सतलुज नदी के किनारे उसके तट पर बैठ गए और अपने दोनों पांव को उस पर लटका दिया और दोनों पांव कहाँ पे थे, पानी के भीतर। जल का वेग तेज था और पानी बहुत ही ठंडा। तो जैसे ही उन्होंने डाला, हालांकि वो ठंडे प्रदेश के थे, ठंड में रहना उनकी आदत थी। हम अगर यहाँ से लोग जाएं और आपको बोला जाए आप सतलुज में पांव डाल के खड़े रहिए, तो आप 1 मिनट भी नहीं खड़े रह पाएंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा ठंडा होता है। तो उन्होंने जैसे उस पर अपना पांव डाला, उनका मन खुश हो गया और मन तरोताजा लगने लगा, वो महसूस करने लगे और वो गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित मन यानी कि मेरा मन प्रसन्न हो गया, खुमारी जो अड़चन थी, जो व्याकुलता थी, बेचैनी थी, मेरे मन से हट गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी मैं अपना सर्वस्व तुम पर त्याग दूं, दान कर दूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और ये हिमालय क्या है, तुम्हारा बाप है, यानी तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, लेकिन चिंतित है क्यों? क्योंकि मेरी बेटियां इतनी अटखेलियां करती हुई उत्पन्न होती हैं और जाके अंत में समुद्र से मिल जाती हैं। इतना चिंता होने के बाद भी वो कैसा है, वो शांत है। प्रकृति नटी की चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और इस प्राकृतिक मनोरम दृश्य पर हिमालय अपने आप में और उसमें से निकलती हुई नदियां का सुंदरता एक अनुपम है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार से उन्होंने नदियों का बखान किया, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपकारी होती हैं, बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होती हैं और उनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनेंगे, इसको रीड करेंगे और जो समझ नहीं आएगा वो भी पूछेंगे। थैंक यू।